गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शालिनी पांडे। लास्ट क्लास में आपने प्लांट फाइबर्स, कॉटन और लिनन के बारे में पढ़ा। आज हम जंतु रेशे ऊन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि ऊन एक प्राकृतिक रेशा है जो हमें भेड़ या अन्य जानवरों जैसे बकरी, खरगोश, अल्पका, लामा आदि के बालों से प्राप्त होता है। तो ऊन एक तरह का बालों से प्राप्त होने वाला एनिमल फाइबर है। हालांकि जो भेड़ हैं वो ऊन का प्राइमरी सोर्स है, लेकिन इसके अलावा भी ऊन हमें अन्य जानवरों से भी प्राप्त होता है। तो ऊन के इतिहास को देखें तो ऊन का इतिहास काफ़ी हज़ारों साल पुराना है और इसके प्रमाण हमें 10,000 ईस्वी पूर्व से हमें ऊन के फाइबर के उपयोग करने के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो ऊन जो है भेड़ या अन्य जानवरों के बाल से प्राप्त किए जाने वाला एक क्या है, प्रोटीन फाइबर है जो कि प्राकृतिक है। और ये फाइबर अपनी वार्मथ मतलब गर्माहट देने के लिए और ब्रीदेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो नेचुरल फाइबर वूल है, इसकी जो नेचुरल इलास्टिसिटी है और वो सॉफ्टनेस है वो बहुत उपयोगी है। और इसके साथ ही जो वूल फाइबर है वो अपनी इंसुलेशन क्षमताओं के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो अगर हम विश्व में ऊन का प्रोडक्शन देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में। और ऑस्ट्रेलिया में जो ऊन उगाया जाता है उसको बोलते हैं मरीनो ऊन। इसके अलावा हम देखेंगे तो चीन, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम भी ऊन मुख्य ऊन उत्पादक देश हैं। तो चीन में जो ऊन उगाया जाता है वो मुख्य रूप से कालीन वाला ऊन उगाया जाता है। और न्यूजीलैंड में जो ऊन का प्रोडक्शन होता है वो है मेरिनो और क्रॉसब्रेड ऊन। और इसी के साथ अर्जेंटीना में भी मेरिनो और कोरिडेल ऊन का उत्पादन किया जाता है। और यूनाइटेड किंगडम में ब्लूफेस्ट, लिएसेस्टर और शेटलैंड ऊन का उत्पादन किया जाता है। तो अगर हम भारत में देखें तो भारत में भी ऊन के उत्पादन के लिए विभिन्न जो भेड़ हैं उनकी नस्लों को हम पालते हैं। और उसमें से कुछ जो कॉमन नस्लें हैं वो हैं रामपुर, बुशैर, बखरवाल, गद्दी और नाली। तो ये जो नस्ल हैं भारत में पाली जाने वाली, तो ये यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होती है और इन्हें अक्सर ऊन के साथ साथ मांस आदि दोनों के लिए भी पाला जाता है। तो भारत में अगर हम ऊन का उत्पादन देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ऊन का उत्पादन किया जाता है। उन क्षेत्रों में जहाँ भेड़ पालन के लिए उपयुक्त जलवायु है और हमारे चरने योग्य भूमि जहाँ पर उपलब्ध है। तो ये हो गया भारत में ऊन उत्पादन की स्थिति। अब जो ऊन है उनको विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न जानवरों से प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए ऊन की बहुत सारी किस्में हैं। तो उनमें से कुछ कुछ किस्मों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो जो मुख्य किस्म है उसका नाम है एक मरीनो वूल। तो जो मरीनो वूल है ये मरीनो नाम की एक भेड़ है, उससे हमें प्राप्त होती है। तो जो मरीनो जो ऊन है वो बहुत ही मुलायम और बहुत ही महीन होता है। तो ये मुख्य रूप से जो मरीनो किस्म की जो भेड़ है ये पहले तो स्पेन में पाली जाती थी, लेकिन अब यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका देशों में पाली जाती है। तो इससे जो प्राप्त होने वाला जो मरीनो वूल होता है ये बहुत हाई क्वालिटी का ऊन होता है। और इसका उपयोग जो हाई क्वालिटी जो फैब्रिक्स हैं उनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरी ऊन की किस्म है लैम्स वूल। लैम्स वूल मतलब लैम्ब, जैसे आप जानते हैं कि भेड़ के छोटे बच्चे को लैम्ब कहते हैं। तो ऐसे जो भेड़ के बच्चे हैं जो 7 महीने की उम्र के आसपास होते हैं, जब उनके बाल इतने ग्रो कर गए हैं, तो 7 महीने के उम्र में जब हम भेड़ के बच्चे के बाल निकालते हैं तो उस वूल को हम कह रहे हैं लैम्स वूल। तो विभिन्न जो भेड़ की नस्लें हैं, उस कोई भी नस्ल हो सकती है, उसमें अगर हम 7 महीने के जो भेड़ का बच्चा है उसके बाल निकाल रहे हैं तो उसको हम लैम्स वूल कहते हैं। तो लैम्स वूल बहुत नरम होता है, हल्का होता है और लचीला होता है। लेकिन अगर हम मरीनो वूल की तुलना में देखें तो ये उससे क्या होता है, थोड़ा खुरदरा होता है, लेकिन ये पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होता है और इसमें भी हमें अच्छी इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ प्राप्त होती हैं। तो मुख्य रूप से इसका उपयोग जो स्वेटर्स हैं, कार्डिगन है, स्कार्फ आदि बनाने में किया जाता है। अगला वूल है आपका कश्मीरी वूल। तो कश्मीरी वूल है वो कश्मीरी बकरियों से प्राप्त होता है। और कश्मीरी बकरियां मुख्य रूप से कश्मीर में, मंगोलिया में, चीन में, ईरान में और अफ़गानिस्तान में पाई जाती हैं। तो जो कश्मीरी वूल है वो भी क्या है, बहुत सॉफ्ट है, वार्म है और अपने लग्जूरियस फीलिंग के लिए जाना जाता है।
और जो कश्मीरी वूल के जो रेशे होते हैं ये काफ़ी हल्के होते हैं, लेकिन ये काफ़ी वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। तो इसका उपयोग हम स्वेटर, शॉल, स्कार्फ आदि बनाने में करते हैं। उसके अलावा अगली वूल की जो वैरायटी है वो है मोहेर। मोहेर जो है एक बकरी होती है जिसका नाम होता है अंगोरा। तो ये आपको चित्र में दिखाई दे रही है। अंगोरा नाम की जो बकरी है उससे के बालों से जो प्राप्त होने वाला ऊन है उसको बोलते हैं मोहेर ऊन। तो जो मोहेर है ये अंगोरा बकरी से हमें प्राप्त हो रहा है। और अंगोरा बकरी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, यूएस के टेक्सास वाले एरिया में, टर्की में और साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उन देशों में पाई जाती है। तो मोहेर जो है वो अपनी चमक के लिए, अपनी मजबूती के लिए और अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जाना जाता है। इसकी जो बनावट है वो थोड़ी सी रेशमी होती है और इसके जो रेशे हैं वो काफ़ी चिकने और लंबे होते हैं। तो इनका उपयोग भी जो लग्जूरियस ड्रेस है उनको बनाने में किया जाता है। उसके बाद अगला जो वूल की जो क्वालिटी है, वैरायटी है, वो है अल्पका। तो एल्पका इज़ एक तरह का जानवर है। तो एल्पका के जो जानवर है उसके बालों से जो प्राप्त होने वाला ऊन है उसको हम बोल रहे हैं एल्पका। तो एल्पका जो जीव है वो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, स्पेशली जो पेरू वाला रीजन है, जो एंडीज पर्वत है उसके आसपास पाया जाता है, वहाँ का ये मूल निवासी है। तो एल्पका से जो प्राप्त होने वाला ऊन है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, गर्म है ना, इसलिए वो बहुत थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ उसमें काफ़ी अच्छी हैं। और जो अल्पका के फाइबर होते हैं ये काफ़ी हल्के भी होते हैं, तो इसलिए उसका उपयोग हम स्वेटर, स्कार्फ, शॉल, मोजे आदि बनाने में करते हैं। इसके बाद अगली ऊन की वैरायटी आती है कैमल्स हेयर, मीन्स ऊँट के बाल। तो इंडिया में जो ऊँट पाए जाते हैं उनमें तो कम बाल होते हैं, लेकिन जो कैमल हेयर ऊन है वो हमें बैक्ट्रियन ऊँट से प्राप्त होता है। तो जो बैक्ट्रियन ऊँट है इसके शरीर पे काफ़ी बाल होते हैं। तो ये मुख्य रूप से पाया जाता है मंगोलिया में, चीन में, ईरान में और अफ़गानिस्तान में। तो कैमल्स हेयर भी क्या है, इसमें भी काफ़ी वार्मथ की प्रॉपर्टी है, वाटर रिपेलेंट क्वालिटी है ना, और इसकी जो टेक्सचर है वो काफ़ी थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट नहीं है बट खुरदरा है। और इसमें जो नेचुरल जिसका कलर होता है ये हल्के भूरे या भूरे रंग के ही रेशे हमें इससे प्राप्त होते हैं। और जो ऊँट के बाल होते हैं इसके जो रेशे होते हैं वो खोखले होते हैं, तो उस वजह से हमें ये अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो ओवरकोट्स वगैरह हैं या जैकेट्स हैं उनको बनाने में इनका उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। अगली उनकी वैरायटी है अंगोरा। अंगोरा जो वूल है, अंगोरा वूल है वो अंगोरा नाम का एक खरगोश होता है उससे हमें प्राप्त होता है। तो जो अंगोरा खरगोश है ये मुख्य रूप से हमारे फ्रांस में, चाइना में, चिली में और यूएस में इस एरिया में पाया जाता है। और अंगोरा का जो वूल है वो अपनी सॉफ्टनेस और वार्मथ और सिल्की टेक्सचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यह भी एक अच्छा एक इंसुलेशन हमें प्रोवाइड करता है। इसका उपयोग भी हम स्वेटर, स्कार्फ, टोपी, दस्ताने आदि वस्त्रों को बनाने में किए जाता है। इसके साथ अंगोरा को हम अन्य जो रेशे हैं उनके साथ भी ब्लेंड करके उसका उपयोग करते हैं। अगली जो हमारी ऊन की वैरायटी है वो है शेटलैंड ऊन। तो जो शेटलैंड ऊन है वो शेटलैंड नाम का एक भेड़ है उससे प्राप्त हमें होती है। तो शेटलैंड जो भेड़ है वो यूके का एक एरिया है जिसे हम कहते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के जो शेटलैंड द्वीप है उसमें ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इससे जो प्राप्त होने वाला ऊन है वो थोड़ा सा हमें खुरदरा सा प्राप्त होता है और इसका उपयोग हम मोस्टली निटेड वेयर है, ट्वीड है, कंबल है और जो इनको बनाने में हम करते हैं। तो ये थी ऊन की विभिन्न वैरायटी जो हमें विभिन्न प्रकार की भेड़, उसकी प्रजातियों या फिर अन्य जानवरों जैसे खरगोश, कैमल से प्राप्त हो रही हैं। तो अगर हम देखें ऊन का फाइबर प्रोसेसिंग किस तरह की जा रही है, मतलब ऊन से जो भेड़ या जानवर के बाल हैं उससे हम ऊन का जो रेशा है वो किस तरह बना रहे हैं, तो उसमें कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। पहली प्रोसेस है उसमें शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब है बाल को काटना। तो जो भेड़ है जिसके बाल है, जो जानवर है जिसका ये बालों का हम उपयोग करेंगे ऊन बनाने के लिए, उसके बालों को सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है, काटना होता है। तो इसलिए जो मशीन है, अब मशीन्स हैं उनकी सहायता से भेड़ के बालों को काटा जाता है। दूसरी प्रक्रिया इसमें आती है स्कर्टिंग। स्कर्टिंग क्या है, इसमें जो ऊन को हमने एक बार काट लिया है तो अब हम ताजे कटे हुए जो रॉ ऊन है उसको छांटने की प्रक्रिया को हम कह रहे हैं स्कर्टिंग। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो गंदे पोर्शन हैं या जो दाग वाले जो रेशे हैं या फिर जो बहुत ही कड़क रेशे हैं या मोटे हैं, उलझे हुए रेशे हैं, उनको हम हटा देते हैं और अच्छे अच्छे रेशों को एक साथ इकट्ठे कर लेते हैं। इसके साथ ही जो लंबाई के अनुसार भी हम रेशों को इसमें क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो स्कर्टिंग प्रोसेस से क्या होता है कि हमें यह सुनिश्चित करती है कि आगे की प्रक्रियाओं के लिए हमें कैसे साफ और समान तरह के रेशे वाला जो वूल है वो प्राप्त हो।
तो उसके बाद अगली प्रोसेस आती है वॉशिंग की। वॉशिंग मतलब धुलाई। तो जो कच्चा ऊन हमें, रॉ ऊन जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें काफ़ी तरह की गंदगी है, ग्रीस है आदि क्या होता है, उपलब्ध लगा हुआ होता है। तो उस ग्रीस को, जो अशुद्धियां हैं, उन सभी को हमें क्या करना होता है, धुलाई की प्रक्रिया से हमें इसे हटाना होता है। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊन को हल्के गुनगुने पानी में और डिटर्जेंट का उपयोग करके बड़े बर्तनों में या वॉशिंग मशीन की सहायता से इसको हम धो लेते हैं। तो जब हम रेशों की धुलाई करते हैं तो उससे जो उन पर उपस्थित गंदगी है, ग्रीस है या जो अदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाती हैं। उसके बाद फिर हम डिटर्जेंट के अवशेष को निकालने के लिए उसे कई बार हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो ये है अगली प्रक्रिया, वॉश। उसके बाद रेशों को सुखा दिया जाता है। ठीक है, फिर अगली प्रोसेस आती है कार्डिंग। तो कार्डिंग क्या है, ऊन के रेशे को एक समान रेखा में अरेंज करने की या ब्लेंड करने की प्रोसेस है। इसके द्वारा क्या है, रेशों का हमें कंटिन्यूस एक जाल जैसा बनाया प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं स्लीवर। तो कार्डिंग प्रक्रिया के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, वूल के स्लीवर प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए एक कार्डिंग मशीन होती है जो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रही है। इसमें क्या होता है कि रेशों को, जो ऊन के रेशे हमें प्राप्त हुए हैं धुलाई के बाद और सुखाने के बाद, उनको एक मशीन में क्या किया जाता है, एक समान पैरेलल लाइन में अरेंज किया जाता है। तो इन सूखे ऊन को हम क्या करते हैं, कार्डिंग मशीन में डालते हैं, जिससे क्या होते हैं, उलझे हुए रेशे क्या होते हैं, खुल जाते हैं और एक ही दिशा में वो अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो कार्डिंग के द्वारा क्या करते हैं, हम रेशों को एक लाइन में अरेंज करते हैं। उसके बाद अगली प्रोसेस आती है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग जो प्रोसेस है वो ऑप्शनल है, वो कई कबार की जाती है वूल के रेशे में, कई बार नहीं की जाती है। तो कॉम्बिंग वहाँ की जाती है जहाँ हमें बहुत हाई क्वालिटी के जो हमें वस्त्र बनाने हैं, यान बनाने हैं, उसके लिए हम कॉम्बिंग प्रोसेस करते हैं। तो कॉम्बिंग क्या है, जैसे कंघी करना है ना, ये एक ऑप्शनल प्रोसेस है। इसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, हाई क्वालिटी के जो ऊनी धागे हैं, जिसे हम कहते हैं वोस्टेड यान, उनको प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक कंघी, बहुत सारी कंघियों की एक श्रृंखला होती है, उनकी सहायता से क्या किया जाता है कि जो ऊन के रेशे में चिपके हुए जो छोटे छोटे रेशे हैं, जो उनको हटा दिया जाता है और फिर ऊनी रेशों को एक दूसरे के समानांतर अरेंज करने के लिए कंघियों की एक सीरीज से हमें इन्हें गुजारना होता है। तो कंघी करने से जो प्राप्त होने वाले रेशे हैं, वो जो कॉर्डेड रेशे थे उनकी तुलना में ज़्यादा ताकत वाले होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं, ज़्यादा चिकने होते हैं और ज़्यादा चमकदार होते हैं। तो जब हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का धागा बनाना होता है तब भी कॉम्बिंग प्रक्रिया की जाती है। अगली प्रोसेस है स्पिनिंग। तो ये है लास्ट प्रोसेस है स्पिनिंग, मतलब जो हमें पास कार्डेड या कॉम्ड अब जो रेशे हमें प्राप्त हुए हैं, उनको हम क्या करते हैं, धागे में परिवर्तित करते हैं कताई प्रक्रिया के द्वारा। तो कताई मशीन से भी की जा सकती है, चरखे पे की जा सकती है, या फिर जो अब नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है उन मशीनों का उपयोग करके भी की जा सकती है। तो कताई करने के लिए क्या किया जाता है, रेशों को खींचा जाता है और उनको ट्विस्ट दिया जाता है, घुमाया जाता है, जिससे कि धागे एक समान मोटाई के खिंचाव और मोड़ को इनकॉर्पोरेट करके बनाए जाते हैं। तो ये थी वूल को फाइबर को प्रोसेस करने का तरीका, कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसमें थी। तो ये था वूल की प्रोसेसिंग। अब हम वूल की प्रॉपर्टी की बात करें तो जो वूल के रेशे हैं उनकी, अगर हम फाइननेस की बात करें तो फाइननेस में अगर हम देखेंगे तो फाइननेस का मतलब है कि जो ऊन का जो रेशा है वो कितना मोटा है, वो उसके व्यास से मापा जाता है। तो अगर हम देखें तो जो महीन ऊन का रेशा है उसका जो डायामीटर है वो 15 से 20 माइक्रोन होता है या इससे भी कम हो सकता है। लेकिन जो मोटा ऊन है उसका व्यास 30 से लेकर 40 माइक्रोन तक हो सकता है। तो जो पतला या महीन ऊन है उसका उपयोग हम वस्त्र बनाने के लिए करते हैं, और जो मोटे ऊन के रेशे हैं उनका उपयोग हम कालीन बनाने के लिए करते हैं। अगर हम ऊन के रंग की बात करें तो प्राकृतिक रूप से ऊन हमें कई रंग में मिलता है, जैसे सफ़ेद है, क्रीम ग्रे, ब्राउन है, ब्लैक है, इसके अलावा बेज और फॉन कलर में भी ये मिलता है। और कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जानवरों की या भेड़ों की, जिससे हमें क्या मिलता है, मिश्रित या डाइवर्स, मतलब एक दो कलर मिक्स कलर के ऊन के रेशे हमें उनसे प्राप्त होते हैं। अगर जो ऊन है उसमें क्या है, एक प्राकृतिक रूप से सिकुड़न या लहरदार जो वेवी स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्रिम्प। तो क्रिम्प क्या है, वूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जो वूल फाइबर में पाया जाता है, और ये इसके द्वारा क्रिम्प होने की वजह से जो वूल का फाइबर है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है और इलास्टिक होता है ना। तो जो अगर हम क्रिम्प्स देखें तो जो सॉफ्ट या जो पतले रेशे हैं उनके, उनमें 18 से 20 क्रिम्प्स प्रति इंच हमें पाए जाते हैं।
अगर हम ऊन के रेशे की लंबाई की बात करें तो लंबाई वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन कि भेड़ की कौन सी नस्ल है, किससे हमने ऊन को प्राप्त किया है। तो जो मरीनो वूल है उसके रेशो की लंबाई हम देखेंगे तो 2.5 से 4 इंच तक होती है, जबकि कुछ और जो मोटे ऊन के रेशे हैं उनकी लंबाई 2 से 14 इंच तक हो सकती है। अगर हम ऊन की चमक की बात करें, लश्चर प्रॉपर्टी की, तो ऊन में क्या होती है कि लश्चर आमतौर पे मीडियम टू लो होती है। क्यों? क्योंकि जो वूल है, वूल पे नेचुरल सल्क या स्केल जो होते हैं वो पाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो प्रकाश को फैला देते हैं, तो जिस कारण ऊन हमें थोड़ा सा मटमैला जैसा या मैट इफेक्ट जैसा दिखाई देता है। तो अगर हम ऊन के शेप की बात करें तो ऊन के जो रेशे हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं और बेलनाकार ये इनका स्ट्रक्चर होता है। और इनके जो सरफेस है उसमें क्या पाए जाते हैं, ये जो ओवरलैपिंग स्केल्स हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको चित्र में। तो ये स्केल्स हैं, जो ऊन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऊन में क्या पाए जाते हैं, नेचुरल स्केल्स पाए जाते हैं, जो शल्क जैसे जो आकार हैं ये इसमें पाए जाते हैं। अब ऊन की स्ट्रेंथ की बात करें तो ऊन का जो रेशा है वो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी मजबूत होता है, तो इसलिए यह फटने और घर्षण के प्रति बहुत प्रतिरोधी भी होता है। अगर हम ऊन की मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ऊन का जो रेशा है वो वातावरण से नमी को क्या कर लेता है, अवशोषित करने की क्षमता रखता है, तो जिस कारण ये हमें पहनने में क्या होता है, कंफर्टेबल होता है। तो ऊन की जो रेशे हैं उस वो 30% तक अपने वजन से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और बिना हमें फील कराए बिना, तो इसलिए जो ऊन है उनकी जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी ऊन में काफ़ी अच्छी पाई जाती है। ये थर्मल का एक हीट का एक अच्छा इंसुलेटर होता है, इसी कारण हम इसको गर्मी प्रदान करने के लिए ठंड के मौसम में हम इस ऊनी वस्त्रों को पहनते हैं। और अगर हम ऊन की फ्लेम रेजिस्टेंस कैपेसिटी की बात करें तो ये फ्लेम रेजिस्टेंट होता है नेचुरली, तो इसलिए इसको जलाना इजीली आसान नहीं होता, और अगर हम लौ को हटा लें तो ये खुद से नहीं जलता है और बंद हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पर फ्लेम रिटार्डेड हमें क्लोथ्स बनाने होते हैं या फैब्रिक या फ्लेम रिटार्डेड मटेरियल बनाना होता है, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम ऊन के रासायनिक गुणों की बात करें तो ऊन का जो कॉम्पोजिशन है वो मुख्य रूप से ऊन एक क्या है, प्रोटीन फाइबर है, मतलब प्रोटीन से मिलकर बना है, और प्रोटीन में भी कैरोटीन नाम का जो प्रोटीन होता है उससे मिलकर ये बना होता है, और इसमें सिस्टीन है, ग्लाइसिन और सेरीन जैसे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम ऊन की हाइग्रोस्कोपिसिटी की बात करें तो ऊन के जो रेशे हैं वो पानी के प्रति बहुत आकर्षक होते हैं, अर्थात पानी को, अगर पानी इनके पास होगा तो ये पानी को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, तो इसलिए जो पानी को अवशोषित करने की जो क्षमता है वो हाइग्रोस्कोपिसिटी के कारण ऊनी रेशों में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम अम्ल और क्षार के प्रति इनकी प्रतिरोधकता देखें तो ऊन फाइबर क्या है, हल्के एसिड और क्षार के प्रति क्या है, प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन जो मजबूत एसिड या क्षार से अगर हम इसका संपर्क करेंगे तो जो हमारा वूल फाइबर है वो क्या हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। अगर हम ऊन की रंगाई योग्यता के बारे में देखें, डायबिलिटी के बारे में देखें, तो ऊन की जो रेशे हैं उनमें डाई इजीली पेनिट्रेट कर जाती है और इसको आसानी से रंगा जा सकता है। और इसके साथ ही इसकी एक अन्य प्रॉपर्टी ये है कि जो ऊन के फाइबर होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल फाइबर है, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर है, हमें नेचुरली एनिमल्स हेयर से प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए ये नेचर में कुछ समय पश्चात अपने आप ही बायोडिग्रेड हो जाते हैं। तो आई होप इसके अलावा अब हम ऊनी रेशों का अगर उपयोग देखें तो ऊनी रेशों का जो उपयोग है वो बहुत डाइवर्स रेंज में किया जाता है। इसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के परिधान और वस्त्रों बनाने में करते हैं। इसके साथ ही जो घरेलू वस्त्र हैं या साज सज्जा का सामान, जैसे पर्दे हैं, गलीचे हैं, कालीन है, कंबल है, इन सबको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे आउटडोर्स या परफॉर्मेंस वेयर जैसे स्पोर्ट्स वेयर हैं, है ना, हाइकिंग वेयर हैं, ट्रैकिंग वेयर्स हैं, थर्मल्स जो हमारे इनर हैं उनको बनाने में, स्कीइंग के ड्रेस बनाने में, इन सब में इनका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही जो हमारे बेडिंग मटीरियल हैं, गद्दे हैं, हमारे रजाई है, तकिए हैं, इन कंफर्टर्स हैं, इनको बनाने में भी ऊन के रेशों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे टेक्निकल जो टेक्सटाइल मटेरियल हैं या इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल मटेरियल हैं, जैसे पैडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है या फेल्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इन सब का उपयोग हम इसमें ऊन के रेशों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्राफ्ट्स एंड हॉबी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि फेल्टिंग है, क्रोचेटिंग है, बुनाई है ना, इन सभी में क्या किया जाता है, ऊन के धागों का उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा जो ऊन का उपयोग है, ऊन के रेशे का उपयोग जो हमारे मेडिकल जो प्रोडक्ट्स हैं या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जैसे गॉज हैं, है ना, सर्जिकल स्पंज है, या घाव वाली जो ड्रेसिंग के लिए जो यूज़ होने वाली जो रुई है, उन सभी में वूल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो इंसुलेशन और जो साउंड प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, ऊन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ऊन एक तरह से अग्नि प्रतिरोधक गुण भी इसमें पाए जाते हैं, तो अग्नि प्रतिरोधक कंबल या ब्लैंकेट्स बनाने के लिए भी वूल का उपयोग किया जाता है। तो आई होप इस क्लास में आपको वूल फाइबर के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और वूल फाइबर की प्रोसेसिंग के बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपने अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।